बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, इससे पहले कि पाकिस्तानी सियासत पे बात की जाए, बैनुल-अक़वामी सूरत हाल के ऊपर बात करना नागुज़ीर हो चुका है इस वक्त। जिस तरीके की सूरत हाल गज़ा के अंदर रुनमा हुई, इब्तदाई तौर के ऊपर जिस तरीके से बम्बारमेंट की गई, बेतहाशा वहशियाना तशद्दुद भी किया गया, जिस तरीके से बच्चों की अमवात हुई है, ख़वातीन की अमवात हुई है, जिस तरीके से अस्पतालों को निशाना बनाया गया, तालीमी इदारों को निशाना बनाया गया और शहरी आबादी को बिलखुसूस जानबूझकर दानिस्ता तौर पे निशाना बनाया गया, तो ये एक किस्म का वही दौर याद आता है, वही असबाक याद आते हैं कि फ़िरौन जो अपने अहद के बच्चों से डरता था कि इनको मार दिया जाए कि ये बड़े होकर मेरे मुखालिफ हो जाएंगे, तो बिल्कुल वैसा ही मंजरनामा हमें अब दिखाई देता है कि इजराइल जिस तरीके से फ़लस्तीनी और गज़ा के बच्चों की नस्ल कुशी कर रहा है, वो डरा हुआ है कि मुस्तक़बिल में अगर ये बड़े हुए तो हमको नीस्तो नाबूद कर देगा। इस दौर के अंदर, पुरफतन दौर के अंदर, किसने अपनी आवाज़ किस हद तक बुलंद की, किसका किरदार क्या रहा, क्या किरदार होना चाहिए था, बबांगे दोहल बोलने में क्या परेशानी है, ज़बानें क्यों गुंग हो चुकी हैं, आंखें देखने से क्यों कासिर हैं, आहें और सिसकियां सुनाई क्यों नहीं दे रही। इसी से बात का आगाज़ करते हैं और देखना यह कि हमारा किरदार बतौर मुस्लिम उम्मा और बतौर दुनिया के एक शहरी कैसा है। राना साहब, अगर देखा जाए पाकिस्तानी सियासतदानों के किरदार को देखा जाए, पूरी दुनिया के हुक्मरानों के किरदार को देखा जाए, नेशंस को देखा जाए, तो क्या लगता है हम कहाँ पे खड़े हैं और वो मासूम कहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। या सर, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि हमने आज आपने प्रोग्राम का आगाज़ उस चीज़ से शुरू किया जिसकी ज़रूरत थी, जिस मौजू पे बात करने की ज़रूरत थी। सियासत पे रोज़ाना बात होती है, बाकी सहाफ़त सब कुछ चल रहा है, लेकिन मैं आपने पूछा ना कि क्या हमारे पाकिस्तानी उम्मत मुसलमा की क्या सूरत हाल है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, क्या आज मुसलमान जिंदा है? क्या उम्मत मुसलमा जिंदा है? क्या उम्मत मुसलमा के ज़मीर जिंदा हैं? क्या उम्मत मुसलमा आज अपने आप को मुसलमान कहने की हकदार है? आप देखें उन मासूम बच्चों के लाशें देखे आपने उन औरतों की लाशों को देखा, आपने कटे हुए जिस्मों को देखा, और हम क्या कर रहे हैं कि हम मिलकर तस्वीर बनवाते हैं, हम मजम्मत करते हैं, हम जलसे जलूस करते हैं। क्या जलसे जलूसों से गजा के शुहदा की कुर्बानियां जो हैं उनको तक़वियत मिल जाएगी? क्या जलसे जलूसों से हम ये जवाब दे लेंगे? इससे बढ़कर ज्यादती क्या होगी? आज कहा गया कि फलस्तीन पर, गजा पर एटम बम गिराया जाएगा और हम मुसलमान सिर्फ बयानात जारी करने तक मौजूद हैं, सिर्फ बयानात तक हैं। क्या हमारे पास ये चीजें नहीं है? क्या मुस्लिम ममालिक के पास असला नहीं है? क्या मुस्लिम ममालिक जवाब नहीं दे सकते? अगर इसराइल के साथ सारे मुल्क, वो तमाम गैर ममालिक इकट्ठे हो सकते हैं जो उसके सपोर्टर हैं, जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम इकट्ठे होने के बावजूद भी इकट्ठे नहीं हैं। हम जवाब देने के बावजूद भी जवाब नहीं दे रहे। हमारी जबानों को ताले लग गए हैं। उम्मत मुसलमा, उम्मत मुसलमा, उम्मत मुसलमा। क्या उम्मत मुसलमा जिंदा है? मेरा तो यह सवाल है कि किधर गई उम्मत मुसलमा? क्यों नहीं बोल रहे? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाके हम क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे? खुदा की कसम रोना आता है उन लाशों को देखकर। फिर मुझे गजा से लोगों की उन आवाजों को सुनकर जो पुकार रही हैं, जो सवाल कर रही हैं कि हम जिस जंग को लड़ रहे हैं, हमारे बच्चे जिसमें शहीद हो रहे हैं, जिसमें औरतें शहीद हो रही हैं, बूढ़े शहीद हो रहे हैं, बड़े शहीद हो रहे हैं, जवान शहीद हो रहे हैं, क्या वो जंग सिर्फ गजा की जंग है? क्या वो जंग सिर्फ फलस्तीन की जंग है? क्या वो जंग आलम इस्लाम की जंग नहीं? क्या उसमें तमाम आलम इस्लाम को हिस्सा नहीं लेना चाहिए?
क्या हमारे लिए आवाज सिर्फ एक दिन बुलंद होगी? क्या हमारे लिए सिर्फ ट्विटर पे पैगाम चलेगा? क्या हमारे लिए सिर्फ एक जलसा होगा? आज फैसला कर लेना। आज सरकारी सतह पे फैसले होने चाहिए तमाम मुस्लिम ममालिक के अंदर कि इसराइल का बाइकाट करना है, उनकी मसनूआत को अपने ममालिक में नहीं बिकने देना, बंद करनी है तमाम चीजें। तो मैं देखता हूं ये जंग, अब मैं ये नहीं कह रहा कि हथियार उठा ले, हथियार उठाने जो के काबिल तो हम है ही नहीं है उम्मत मुसलमा हथियार उठाने के काबिल। वो हथियार उठा रहे हैं जिन्होंने आज भी अपनी जानों का नजराना दिया है। कहां गए हैं वो तमाम चीजें, वो तमाम, मैं नाम नहीं लेता लेकिन आप इशारतन उन्हें कहता हूं कि जो कहते थे हम इस्लाम के दाई हैं, हम सबसे बड़े हैं, हमने हथियार उठाए इस्लाम के लिए है। तो अब उन्हें यहां पे ये जुल्म होता नजर नहीं आ रहा। अब वो किधर गए हैं? अब उन्हें बोलना चाहिए उम्मत मुसलमा कुछ नहीं कर सकती तो कम से कम मुस्लिम ममालिक अपने ममालिक के अंदर सरकारी तौर पर तो उनका बाइकाट कर सकते हैं, लेकिन नहीं हो रहा इसलिए कि वो जिंदा हैं, गजा के लोग जिंदा हैं, गजा में मरने वाले शहीद होने वाले भी जिंदा है और हम जिंदा होकर भी मुर्दा हैं। हम जिंदा नहीं हैं, इस दौर के अंदर मौलाना फजलुर रहमान और सेनेटर मुश्ताक अहमद को तो मैं सराहता हूं कि चलें कुछ और ना सही, जाके उनकी दाद रसी के लिए उनके अंदर तो मौजूद है। तो ये बाकी किधर हैं? बाकी जो है वो क्यों नहीं बोल रहे? वो ह्यूमन राइट्स की इंटरनेशनल तंजीमें कहां हैं? क्या इक़वाम मुत्तहिदा जो है उसका किरदार अगर कोई नहीं मानता तो खत्म कर दें? ओआईसी का किरदार नहीं मानते तो खत्म कर दें। फिर क्यों बैठे हैं? इंटरनेशनल तंजीमें खुद कह रही हैं, सहाफती तंजीमें कह रही हैं सहाफियों को शहीद किया जा रहा है, इक़वाम मुत्तहिदा कह रही है कि हमले हो रहे हैं, अस्पताल महफूज नहीं है, एटम बम गिराने की बात होती है। किसी मुस्लिम मुल्क ने यह कहा होता तो अब तक पाबंदियां लग गई होती, अब तक आवाजें उठना शुरू हो गई होती। इस पर क्यों नहीं आवाजें उठ रही? बिल्कुल मैं कहता हूं मौलाना फजलुर रहमान को बिल्कुल सलूट है जमात इस्लामी के सेनेटर्स को, लेकिन बाकी कहां है? मैं तो फिर कह रहा हूं कि जिंदा हैं सिर्फ वो लोग जिंदा हैं जो आज गजा में फलस्तीन में जंग लड़ रहे हैं। किसकी ये जंग जाती जंग नहीं है, ये जंग हमारी किबले अव्वल की जंग है, हमारी ये जंग मुसलमानों की जंग है, ये जंग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की खातिर कर रहे हैं वो, और हम मुर्दा हो चुके हैं। यासर हमें मान लेना चाहिए, उम्मत मुसलमा मर चुकी है, अंदर से मर चुकी है। जिंदा होने का ये तरीका नहीं होता कि आप जिंदा हैं बात कर रहे हैं। जिंदा वो होता है जिसका जमीर भी जिंदा होता है, जिंदा वो होता है जिसे ये पता हो कि मैंने रोज़े आहरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश होना है और मैंने कहना है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने आपकी खातिर ये किया। मुझे तो हैरानगी होती है कि यार हम क्या कर रहे हैं। अगर किसी को ये यकीन है कि उसने अपनी बख्शिश करवानी है तो उसे अपना किरदार अदा करना होगा। हमारे से तो अच्छे अमेरिकन सेनेटर्स हैं, मुसलमान अमेरिकन हुकूमत का किरदार जो मर्जी हो, लेकिन वहां पे अगर किसी की सोच मुस्बत है तो वो हक अदा करता है। उनके सेनेटर बर्नी सैंडर्स कहते हैं कि फ़लस्तीनी बच्चे भी उतने ही आम हैं जितने आपके नज़दीक इसराइली बच्चे हैं। दुरुस्त कह रहे हैं आप, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया जो दिखा रहा है, जो दोगली पॉलिसी की जा रही है, उस पर भी हमें देखना चाहिए, उस पर भी हमें बात करना होगा, उसको भी असल आईना दिखाना होगा। क्यों नहीं दिखा रहे वो लाशें? क्यों नहीं दिखा रहे वो कटे हुए जिस्म? क्यों नहीं दिखा रहे उन मासूम बच्चे कि कब्रें कम पड़ गई हैं, जगह कम पड़ गई हैं, किस तरह दफनाया जाए? कोई जगह महफूज नहीं है, अस्पताल महफूज नहीं है, खेमे महफूज नहीं है, कोई ऐसी जगह महफूज नहीं है, लेकिन कुछ कहा और चाह रहा है। अब ह्यूमन राइट्स की तंजीमों की जुबानों पे ताले लग गए हैं। अब उन लोगों पे ताले लग गए हैं, उन लोगों की जुबानों पे, जो कल पाकिस्तान में अगर कुछ होता,
किसी और मुल्क में, मुसलमान मुल्क में कुछ होता तो चीखते चिल्लाते, अब क्यों नहीं बोल रहे? मुझे तो माजरत से हैरानगी हो रही है, मैं नाम ले देता हूं, मुझे तो ईरान पे भी हैरानगी हो रही है, मुझे तो बहुत से और भी ममालिक पे हैरानगी हो रही है। छोड़ दे बातें सारी, दफ्तरियां लगा रहे हैं, ये कर देंगे, ये कर देंगे। किसने किया? क्यों नहीं किया? जो कर सकते हो वो तो कर दो। सरकारी तौर पर इस्राइल का बाइकाट तो कर दो, उनकी मसनूआत को अपने मुल्कों में बंद तो कर दो, उनकी मसनूआत पर सख्ती से पाबंदी तो लगा दो। ये तो कर सकते हो ना, उन्हें माली नुकसान तो पहुंचा सकते हो ना, ये तो कर दो। ये भी नहीं हम कर रहे। फिर लंबी लंबी कतारें देखते हैं हम गाड़ियों की, किसी को परवाह ही नहीं है। मैंने आज यासर देखा दफ्तर आते हुए, 3 बच्चे प्ले कार्ड उठाकर एक मारूफ रेस्टोरेंट के बाहर खड़े थे और गैरत दिला रहे थे। उस प्ले कार्ड्स पर मासूम फलस्तीनी बच्चों की, गजा के शहीदों की लाशों की तस्वीरें थी और नीचे लिखा हुआ था कि तुम इनके कातलों को तकवीयत देने के लिए यहां पे खरीदारी कर रहे हो, यहां पर आ रहे हो। नहीं यासर, इस तरह नहीं होगा। ज़हन में रखें, ये सब कुछ फिर हम सब के साथ होगा। क्या नहीं हो रहा? हमारी खामोशी ही सबसे बड़ा जुर्म है। हमारी खामोशी ही कातलों की सपोर्ट है। हमारी खामोशी ही रोज़े महशर हमसे सवाल करेगी और ये खामोशी हमें उस जहन्नम की आग की तरफ लेकर जाएगी जिससे हमें डरना चाहिए, जिससे डरने के लिए हम नमाज पढ़ते हैं, जिसके लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई रोज सजदे में रहे, रोते रहे हमारी बख्शिश के लिए, और हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाने के लिए, उसकी बारगाह में उनकी अदालत में पेश होने के लिए हम कोई एक ऐसा काम भी नहीं कर रहे कि जिससे कम से कम हम ये कह सके कि हमने ये तो हक अदा किया। या सर, आपके और मेरे बोलने से शायद किसी को होश आ जाए, शायद किसी का ज़मीर जाग जाए, शायद कोई निकल कर बाहर ये कह दे कि हाँ हम ये कर सकते हैं, ये तो कर दें। फ़लस्तीनी बच्चे जो हैं वो जब पूरी दुनिया से इमदाद के मुंतज़िर रहते रहते आंखें पथरा चुकी थीं तो आसमान की तरफ सर उठा के कहा होगा कि कहाँ है अर्ज़ो समा का मालिक के चाहतों की रगें कोरे दे, बस की सुर्खी रुखे बशर का हसीन गाज़ा बनी हुई है। कोई मसीहा इधर भी देखे, कोई तो चारा गरी को उतरे, उफ़क़ का चेहरा लहू में तर है, ज़मीं जनाजा बनी हुई है। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इसी इशू के ऊपर बात की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक। राना साहब, जिस तरीके से हम बात पहले कर रहे थे, जिस तरीके से जर्मन्स ने, एडोल्फ हिटलर ने ये इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ किया, ये मंजरनामा पाकिस्तान के साथ अगर आप रिलेट करें, मैं उस इंतहा तक तो नहीं जाता, लेकिन पाकिस्तान के साथ रिलेट करें कि अमेरिका ने हमला किया, हमने अफ़गानों को पनाह दी, और अब जब हम वापस भेज रहे हैं तो हमें तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। ये जब जर्मन्स इन पे हमला कर रहे थे, कोई मुल्क इनको पनाह नहीं दे रहा था, फ़लस्तीनियों ने पनाह दी और अब उन्हीं के ऊपर जुल्म व जबर कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये दुनिया के हर खित्ते में कभी ना कभी देखने में आती हैं। इसकी वजूहात आपको क्या लगती हैं? देखिए, हमारा सबसे बड़ा कसूर ये है कि ये वजूहात मैं आपको बड़ा क्लियर कर दें, जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो, ये तो फरमान है ना। हमने बेइंतहा हिम्मत की अफगानिस्तान से आए हुए अपने अफगान भाइयों की, मैं आज भी भाई कहता हूं, जो पाकिस्तान के लिए ठीक है। हमने बेइंतहा हिम्मत की, हमने अपने हिस्से में से हिस्सा दिया, हमने इस पाकिस्तान में उन्हें कारोबार की जगह दी, पाकिस्तान ने उनके लिए हर वो सहूलत दी जो एक आम पाकिस्तानी को मुयस्सर थी। कोई एक चीज़ नहीं छोड़ी गई, हर चीज़ की गई। हमारी मार्केटों में, हमारी ट्रांसपोर्ट में,
हमारे कारोबार में हर जगह पे उनकी मुकम्मल शराकतदारी थी। होता क्या है, हम जरा माजी को उठा के देखें, हर दहशतगर्दी के वाकये के पीछे भारत जो हमारे साथ करवाता था, राह जो हमारे साथ करवाती थी, वो बजरिया अफगानियों के करवाती थी। 80% से जायद दहशतगर्दी के हमलों में, 80% से जायद दीगर वाकयात में, 80% से जायद पाकिस्तान के अंदर जराइम की रेशों में अगर कोई शख्स मुलव्वस था तो उनमें आपको कोई ना कोई अफगानी नजर आता था। चाहे मार्केटों में चोरी डकैती की वारदातें हो, चाहे हमारे अहम तरीन तस्नीबात पर हमलों की वारदातें हो, चाहे दहशतगर्दी हो, चाहे मसाजिद के अंदर हमले हो, चाहे दरसगाहों के अंदर हमले हो, चाहे बाजारों में धमाके हो, उसके पीछे अगर आप देखें, आप शुरू हो जाए, मेरे पास ये पूरा रिकॉर्ड पर है, मैं इस रिकॉर्ड को बड़े गौर से देख रहा था कि आखिर हमने कसूर क्या किया। हमने कसूर क्या किया, ये सवाल रखते हैं राना साहब, और इसी सवाल का जवाब हम जानने की कोशिश करते हैं। इसी बीच हमें ज्वाइन कर चुके हैं दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन खान साहब। खान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। खान साहब, अगर देखा जाए सर, हम बात अफ़गानिस्तान की तो करेंगे, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में गज़ा के ऊपर जिस तरीके से बर्बरियत का मुजाहरा किया जा रहा है इजराइल की जानिब से, 9500 शोहदा हो चुके हैं। स्कूलों के ऊपर बमबारी हुई, अस्पतालों के ऊपर हुई, तकरीबन 16 अस्पताल हैं जहां पर बमबारी हुई है, 32 तिब्बी मराकज़ हैं। स्कूल को जंग के दिनों में भी स्कूल अस्पतालों को कोई निशाना नहीं बनाता, इन्होंने शहरी आबादियों को जानबूझ के निशाना बनाया। तो नस्ल कुशी का उनका जो इरादा है, उस पे हमारी खामोशी क्यों तवील होती जा रही? आई थिंक इसमें एक तो जो हो रहा है यहाँ पे, ये कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी, थोड़ा उसमें अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हाईलाइट कर दूं, जो पहले भी एक दो जगह पे डिस्कशन हुई है कि ये कोई नई चीज नहीं है। जब 1948 में इन्होंने कब्जा किया और बिन गोरियन का पहला लीडर था, तो ये एक पॉलिसी लेके आए, इसका नाम है दाहिवा पॉलिसी, जो हेब्रू वर्ड है, इसका मतलब है मोइंग द ग्रास। तो एक तो होता है फलस्तीनियों को इंसान समझें, या चले उससे अगला स्टेज ये कहते हैं जानवर है, कई लोग कहते हैं ये जो ज्यूश लॉबी है ज़ायनिस्ट, ये घास से तशबीह देते हैं कि जैसा घास बढ़ती है उसको लॉन मोर से आप मो कर दें। सो दिस इज द पॉलिसी, और ये चलती आई है। शुरू में ये जरूर था कि 48 के बाद जो वॉर्स हुई उसमें जो नेबरिंग अरब कंट्री थे उन्होंने भरपूर हिस्सा लिया, इजिप्ट ने, सीरिया ने, जॉर्डन ने, और किसी हद तक इवन इराक ने 67 में लड़े, उसमें लॉसेस भी हुए। 73 में इजिप्ट ने अपना, उसके बाद फिर एक पॉलिसी लाएगी स्ट्रेटेजिक थ्रेट रिडक्शन ऑफ इजराइल, कि नेबरहुड से भी कोई खतरा नहीं होगा, और आहिस्ता आहिस्ता फिर यहाँ तक पहुंचे इब्राहिम अकॉर्ड और नॉर्मलाइजेशन पे। तो उसमें आई थिंक दाहिवा पॉलिसी कंटिन्यू की है। अभी जो इंतफादा है या रेजिस्टेंस है बाय फिलिस्तीनियंस देमसेल्व्स, ये भी चौथी उसकी लड़ाई कह लें, फोर्थ इंतफादा भी कहते हैं उसको, जो तूफान अल-अक्सा है। उसमें जो मरवान बिशारा है, एक इनके जर्नलिस्ट है अल जजीरा पे, उन्होंने एक बड़ा अच्छा सेंटेंस लिखा, उनका आर्टिकल छपा था 8-9 अक्टूबर को, कि पैलेस्टीनियंस हैव डिसाइडेड instead of dying on their knees in their homes to stand up and fight and take the war into Israel, कि बजाय इसके कि हम मर तो रहेंगे, स्लो डेथ है, तो निकल के लड़ते हैं। आई थिंक दे हैव डन ट्रेमेंडस जॉब। मेरा ख्याल है तारीख में ये मिसाल नहीं मिलती। अभी आ जाते हैं कि जो सपोर्ट थी फलस्तीनियों की वो कैसे घटती गई। इनिशियली मैंने बताया कि वॉर्स हुई हैं, इसमें ये नहीं है कि अरब्स नहीं लड़े, लेकिन ग्रेजुअली फिर कैंप डेविड के बाद सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती गई, और वेस्ट की पॉलिसी जो है वो फुल सपोर्ट की रही है। अभी $14.5 अरब मंजूर किए गए हैं जो लॉसेस हुए हैं इजराइल के। उसके बाद आज बोरिस जॉनसन साहब पहुंचे हुए हैं, जो खुद एक क्लाउन है, पुराने जो प्राइम मिनिस्टर से पहले, मतलब एक लाइन लगी हुई है, तो लुक एट दी सपोर्ट, यानी डेली कोई ना कोई यूरोपियन वेस्टर्न लीडर आके इनको पुकार रहा है जी कि आप जारी रखें, और एक फेक डिप्लोमेसी चल रही है। लेकिन ऑन ग्राउंड ये हुआ है कि आई थिंक जो इजराइल का एक ऑरा था और उसका दबदबा था अरब वर्ल्ड में, स्पेशली 73 वॉर के बाद, वो अभी काफी डेंट हो गया। लोग कह रहे हैं जी कि एक रैग टैग फोर्स है, उसने आपको नथ डाल के रख दी है। सो आई थिंक एक तो ये है कि जो मास जाती थी, जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, मेरे ख्याल में इनिशियल अचीव कर लिए हैं, कि एक तो ये इब्राहिम अकॉर्ड और कॉरिडोर्स के थ्रू जो उनको साइडलाइन कर रहे थे, उसमें आई थिंक दे हैव कम अप, नहीं जी वी आर द स्टेक होल्डर्स, हमारे बगैर नहीं हो सकता। नंबर 2 जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी
वो चाहते थे कि इधर आए। जैसा कश्मीर के सिलसिले में, ऑक्युपाइड कश्मीर के केस में बिल्कुल खामोशी है। सो उसमें आई थिंक दे स्टार्टेड विद दिस स्ट्रेटजी, और बड़ी सोचे समझे उन्होंने की। फिर मुतारिब ग्रुप्स हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं, हिजबुल्लाह ऑलमोस्ट ज्वाइन द वॉर, ऑल्दो डिक्लेयर नहीं की उन्होंने, लेकिन उधर बड़ी सख्त लड़ाई हो रही है बॉर्डर पे। फिर साउथ में जो है अंसारुल्लाह है यमन में, उन्होंने मिसाइल भी फायर किए हैं, और मे भी इराकी कतायब हिजबुल्लाह भी। सो ये एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस इस वक्त आप कह लें नॉन स्टेट एक्टर्स लड़ रहे हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली ओआईसी के पास 3-4 टूल्स हैं लड़ाई के अलावा। ब्रिगेडियर साहब, जी ब्रिगेडियर साहब आपकी बात दुरुस्त है। आपने बड़े जामिया तरीके से हर चीज़ बयान की। पूरी दुनिया से दूसरे ममालिक जो उनके सपोर्टर हैं, उनके सदूर, उनके वज़ीर आज़म, उनके वज़ीर ख़ारजा वहाँ पे जा रहे हैं, इज़हार यकजहती कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। तो क्या मुस्लिम उम्मा, हमारे में से कोई एक शख्स, कोई एक वज़ीर आज़म, कोई एक वज़ीर ख़ारजा, कोई शख्स जो है फ़लस्तीन जाके उनको हौसला दे, उनसे मिले और ये साबित करे कि हाँ हम आपके साथ खड़े हैं, ये क्यों नहीं हो रहा? उसमें आई थिंक एक तो टेक्निकल रीजन भी है, बाकी विल भी। आपकी बात सही है, मेन चीज़ है कि आप विल डिस्प्ले करें। अभी वेस्ट बैंक में किसी हद तक गुंजाइश है, बिकॉज वहाँ पे क्या नहीं कोई नॉमिनल सी अथॉरिटी है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के अंडर, वो भी आई थिंक 6-7 शहर हैं। अदरवाइज 77% कंट्रोल करती है इजरायली आर्मी और प्लस उनके जो सेटलर्स हैं। गजा में तो खैर लड़ाई हो रही है, उसमें साफ ज़ाहिर है बेसिकली वॉर जोन है, उसमें बड़ा मुश्किल है आना जाना। लेकिन ये ज़रूर है कि बाहर जिस तरह अभी कतर है वहाँ पे इनकी लीडरशिप है, वहाँ पे मुलाकातें हो सकती हैं। महमूद अब्बास के साथ जाके लोग करते रहे हैं उसमें जॉर्डन में जाके। लेकिन आपकी बात ठीक है कि वो जो इजहार है यकजहती का, जिस तरह भी मौलाना साहब गए आई थिंक कतर पहुंचे हैं, चले एक इजहार है पाकिस्तानी सोसाइटी है या कौम की जो उमंगे हैं या आपके जज्बात हैं, बट स्टिल इट कैन बी डन डेफिनेटली मोर फोर्सफुली। लेकिन मैं आ रहा हूँ कि ओआईसी के पास क्या क्या लीवरेजेस हैं जो विदाउट वॉर इस्तेमाल कर सकती है। वॉर भी एक ऑप्शन है, ऐसा नहीं है। अगर अमेरिकन डेल्टा फोर्स वहाँ पहुंची हुई है, उनके रीपर ड्रोन्स ऊपर फिर रहे हैं, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, सुपर पावर तो उधर एंटर हो चुकी है। फिर इसी तरीके से आप देखें कि यूके की ब्रिटिश जो है एसएस पहुंच चुकी है, मतलब साइप्रस में, और शायद अभी लॉन्च होने लगे हैं। ये जो हम ढूंढने आ रहे हैं जो उनके अगवा हुए हैं, और प्रैक्टिकली दे आर इनटू इट। तो उस लिहाज से देखा जाए तो एक तरफ सिर्फ हमास है और एक तरफ सुपर पावर खड़ी है। यही खान साहब सवाल है कि वो जब उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ज़ाती तौर पे पहुंचे हुए हैं, ज़ाहिरी सूरत में पहुंचे हैं, एक तो कुमक आपने भेजी है और दूसरा आप फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम बतौर पाकिस्तानी, हम तो इजराइल को मानते भी नहीं, पासपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ, लेकिन हम फिर भी सपोर्ट करने नहीं जाते। दूसरे अगर मुस्लिम ममालिक की बात कर लें, सिफारतकार सिर्फ वापस बुला रहे हैं लेकिन सपोर्ट करने नहीं जाते। क्या अपने ममालिक के अंदर बड़े बड़े जलसे, हंगामे, एहतजाज करना ही सपोर्ट है? और अगर यही सपोर्ट है तो हमसे अच्छी तो इस वक्त अमेरिका कर रहा है। अमेरिका के दारुल हुकूमत के अंदर लोग, उनके शहरी निकल के एहतजाज कर रहे हैं। तो सर अगर एहतजाज ही करना है, हमने भी कर लिया, उन्होंने भी कर लिया, हिसाब बराबर। जी आपकी बात ठीक है। देखें इसमें मैं उस पर आ रहा हूँ, मिलिट्री सपोर्ट कैसे की जा सकती है। मेनली ये कि इकोनॉमिक टूल भी है इनके पास, सैंक्शंस लगाएं, बंद करें। एनर्जी काफ़ी सारी पाइलबंद टर्की से आती हैं, फिर इराक से और सीरिया से जाती थी, जो इवन इसराइल को इस तरह इनके बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं या लेट्स से बिजनेस इनके टाइकून्स हैं या आउटलेट्स हैं, उनको आप शट डाउन करें। बाकी जो मिलिट्री सपोर्ट में देखें, एक चीज़ ज़रूर है कि लाइक तालिबान ने आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली शुरू में मांगी है कि हमें रास्ता दें। जो बॉर्डरिंग 3 स्टेट्स हैं, जब तक वो अलाउ नहीं करती, साफ ज़रा आप मिस्र को फोर्स नहीं कर सकते या सीरिया को या जॉर्डन को। एक्चुअली जॉर्डन और मिस्र का सबसे ज़्यादा बॉर्डर भी मिलता है और इजराइल वल्नरेबल भी वहाँ पे सबसे ज़्यादा है। दे हैव टू अलाउ। लेकिन ये ज़रूर है कि इसमें लाइक टर्की ने कहा जी हमारे डॉक्टर, फौजी डॉक्टर जाएंगे अंदर और वो करेंगे उसको। इस तरह मैरी टाइम एक दफ़ा उन्होंने फ्लोटेला भी भेजा था, लेकिन सबके हाथ टाइट हैं बिकॉज जो बॉर्डरिंग स्टेट्स जो 3 हैं ये तकरीबन न्यूट्रलाइज हो चुकी हैं और वो पहले लड़ाई में थे और अभी पैसेज। अदरवाइज आपको याद होगा कि पाकिस्तानी पायलट्स लड़े हैं जाके, शहीद भी हुए इसराइल के साथ लड़ते हुए, और इसराइल आई थिंक एयरफोर्स के काफ़ी सारे जहाज में गिराए थे। एंड वी आर द ओनली एयरफोर्स आउटसाइड अरब वर्ल्ड जैसे जाके। तो ऐसा नहीं है कि स्पिरिट नहीं है, और हमें स्पेस मिल जाए तो शायद, और एक एग्रीमेंट हो इस्लामिक वर्ल्ड लेवल पे, ओआईसी लेवल पे, जो हमने करना है, कम से कम मूवमेंट शो कर दे। उसमें कुछ आई थिंक रिस्ट्रिक्शंस हैं बिकॉज ऑफ पैसेज। बाकी ये ज़रूर है कि इकोनॉमिक टूल बिल्कुल इनके पास है। 61% ऑफ ग्लोबल ऑयल फ्लो करता है, 3 चौक पॉइंट सारे मिडल ईस्ट के पास है। स्टेट ऑफ हॉर्मज़ है, बाब अल मंदब है, सुएज कनाल है। आप शट डाउन करें, उनकी लाइनें लग जाएंगी और रशिया यूक्रेन वॉर में
वेस्ट ने यूज किया ये वाला टूल अगेंस्ट रशिया बहुत इफेक्टिवली, लेकिन यहाँ पे आई थिंक मिनिमम जो हम कहते हैं कि आप ये तो कर सकते हैं। सो आई थिंक उसमें जो यूनिटी का एक फैक्टर है या एक जॉइंट स्ट्रेटजी वो नजर नहीं आ रही। अच्छा, अब जरा आ जाते हैं कि अफगानिस्तान के हवाले से बात कर लें। हमने हर बुरे वक्त में साथ दिया, बेइंतहा अफगानियों को पाकिस्तान में रखा, अब भी मौजूद है, नस्ल दर नस्ल यहाँ पे चल रहे हैं, लेकिन हमारी हर दहशत गर्दी के पीछे जो हमारे खिलाफ होती है उसमें अफगानी ही मुलव्वस निकलते हैं। इसकी क्या वजूहात है और ये कब तक हम ये सहते रहेंगे? इसमें भी थोड़ा सा फिर पीछे जाते हैं कि एंड आई विल कम टू एग्जैक्टली, और मेरा बिल्कुल यही पॉइंट ऑफ व्यू जो आपका है कि क्यों अफगानिस्तान इन्वॉल्व होता है इसमें। दो तो सुपर पावर इंटरवेंशन में ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। सो इसका मतलब आपके नेबरहुड में दो सुपर पावर्स आई हैं, एक 9 साल रही रशिया, सोवियत यूनियन, और अमेरिका 20 साल रहा, दो दिहाई अपनी मर्जी की उन्होंने। सो इसका मतलब इंटरवेंशन में तो हमारा कोई रोल नहीं था, हमने हमेशा एडजस्ट किया। और लोग सही कहते हैं कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डेफ बन चुका है, अफगानिस्तान की बजाय हम बनाना चाहते थे उनको कि आज उनका रिलीफ जोन है। अच्छा, टोटल तादाद जो है वो 50 लाख है। कई केपी के हमारे दोस्त बता रहे हैं शायद 60 लाख है, उसमें से 17.5 लाख इलीगल को सिर्फ रिपेट्रिएट किया जा रहा है, 30 लाख को कोई टच नहीं कर रहा। सो साफ वो इंटीग्रेटेड हो, यहाँ पे भी इतना शोर है। तो दूसरा आई थिंक जो आप वाला पॉइंट इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊंगा कि इरिस्पेक्टिव ऑफ के कौन सी गवर्नमेंट थी, राइट फ्रॉम आई थिंक 1947 जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, पहले ये ड्यूरन लाइन का शोशा छोड़ा गया, उसके बाद आप सक्सेसिव गवर्नमेंट देखें, सरदार दाऊद, फिर रशियन इंटरवेंशन में तो आपको याद है कि यहाँ पे धमाके पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम खाद कराती थी अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी थी थ्रू रशियन। फिर आप आ जाए आगे, एक मुजाहिदीन का दौर आया जिसमें आप कह लें थोड़ा सा पाकिस्तान के पास कोई लीवर रहा। अच्छा, फर्स्ट तालिबान गवर्नमेंट, इसी तरह उसके बाद अमेरिकन इंटरवेंशन, करज़ई की हुकूमत और अशरफ गनी की यही सूरत हाल। और अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अमेरिकन चलेंगे, उनकी बड़ी मदद की डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान ने। तो टेररिज्म एज अ टूल ऑफ, एज आई वुड से एज अ लीवरेज ऑफ पॉलिसी, ये हमेशा इस्तेमाल किया, ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। तो ये बेसिकली है भी शटर्स, और ये 2000 साल से इधर लड़ाई रही है और हर 10 साल बाद कोई ना कोई लड़ाई हुई है अफगानिस्तान। अच्छा, आपकी इसी बात को मैं सेकंड करता हूँ। ठीक है, हमें मालूम है कि ये पहली बार नहीं, ये माजी में भी होता आया, हाल में भी हम देख रहे हैं। तो फिर हम उस जंग से छुड़वाने के लिए, निकालने के लिए हम सहूलतकार क्यों बनते रहे कि जब हमें पता है कि छुरा कहाँ से घोंपा जाता है, जब हमें पता है कि हमारे यहाँ तखरीबकारी कौन करवाता है, और हम फिर बढ़ के आगे कहते हैं कि लो एक बार और डस लो। जी, उसमें जो अब हाइंडसाइड में चले जाते हैं कि ये डिसीजन क्यों लिए जाते हैं। लाइक जब सोवियत यूनियन आया, यहाँ पे साफ ज़ाहिर है जो बड़ा मशहूर है कि वार्म वाटर्स की नजर थी, या कराची की पोर्ट थी, या चाबहार है, या ईरान की जो पोर्ट थी, यही उनका पैसेज था। सो उस लिहाज से सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने रैली किया और आपने इनको लेट्स से बैकअप किया, बिकॉज पाकिस्तान के सर्वाइवल का मसला समझा गया उस वक्त, जो जनजाग का पीरियड था, और उसमें कामयाबी भी हुई और रशियंस वर पुश्ड आउट। अभी फिर अबंडन हो गया, अफगानिस्तान इंटरनेशनल कम्युनिटी ने छोड़ दी। सेकेंड टाइम अमेरिकन इंटरवेंशन होती है, उसमें अगेन क्योंकि सारी दुनिया आपको याद है 9/11 के बाद एक तरफ थी, और एक ऑप्शन थी कि आप न्यूट्रल रहते और इंडिया जो है वो बेस बन जाता और आपके ऊपर से फिर जाते मिसाइल वगैरह। तो एक आई थिंक स्ट्रेटेजिक डिसीजन था, राइट और रॉन्ग, क्योंकि न्यूट्रलिटी का वहाँ पे चांस नहीं था। तो फिर आपने लेकिन जब अमेरिकन आए तो फिर डुअल गेम शुरू हुई, जिसमें पाकिस्तान को, चाहे हामिद करज़ई की गवर्नमेंट थी, अशरफ गनी, लगातार आपको याद है कि यहाँ दिन में 20-20 धमाके होते थे। सो पाकिस्तान वाज टारगेटेड बाय द सेम इंटरनेशनल कम्युनिटी, और उसमें फिर जो भी आप कह लें व्हाटएवर सपोर्ट, हमारा फिर ये एम था कि यहाँ से निकले, बिकॉज ये तो हमारा भी नुकसान हो रहा है। लेकिन अभी एक्सपेक्टेड जरूर था, मुल्ला हिबतुल्लाह का अपना फतवा है कि ये खुद कुछ धमाके पाकिस्तान को टारगेट करना या किसी भी हराम है और ये कोई जहाद नहीं है। लेकिन नीचे अगर आप देखें ऑन द लेट्स से एग्जीक्यूशन जहाँ पे होनी है, क्योंकि जो इलाकों में उनकी रिट भी नहीं है, लेकिन अभी प्रूफ्स दिए गए उनको कि भाई साहब ये आपके साथ बैठे हो, ये डाइन कर रहे हैं, ये वहाँ पे सो रहे हैं, और जो टीटीपी के हैं या जो भी लीडर्स हैं, सो एक्सपोज तो वो हुए हैं। और अभी सबसे ज्यादा तकलीफ है रिपेट्रिएशन की, बिकॉज मजे की बात यह है कि ये जो जा रहे हैं लोग, ये वो वाली एलीट एंड में भी शामिल है, इसमें आता हूँ कि 7 लाख तो वो हैं जो अशरफ गनी और लेट्स से हामिद करज़ई की टाइम पे गवर्नमेंट में अमेरिकन के साथ थे। इसमें पुलिस के ऑफिसर्स हैं, इसमें आर्मी के हैं, इसके अंदर जजेस होंगे, इसके अंदर मतलब एक पूरी एलीट चेंज हुई है अमेरिकन जब गए हैं।
इनकी ज़मीनों पे कब्जे हो चुके हैं, वहाँ पे घरों पे कब्जे हैं। सो काबुल आप चले जाएं, बगराम चले जाएं, आप मज़ार शरीफ चले जाएं, कंधार चले जाएं। सो इट मीन्स के एक ये फैक्टर भी है। मेरा सिर्फ तालिबान को हमेशा ये रहा है मशवरा, जिस फतेह मक्का के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एनवायरनमेंट दी पीस की, मतलब दुश्मन थे कुफारे मक्का, उनको आपने अमन। तो इस वक्त लेट से अगर उनके जहन में कोई ऐसी चीज़ है, ये अफगानी 17.5 हमें ताने देते हैं कि जी आप इनको नहीं संभाल सकते, भाई उनका वो घर है और आप एक एनवायरनमेंट बनाए ना फियर के बगैर, जहाँ औरतें बच्चे पढ़ाई भी कर सकें और ये लोग जाके सेटल हो सकें, क्योंकि अप्राइजल का वो खतरा भी है इनको। लेकिन अल्टीमेटली मेरी अपनी कैलकुलेशन है कि ये जो इलीगल इमिग्रेंट है ये $5.5 अरब साल का कॉस्ट कर रहा है आपको, जो 17.5 लाख की बात। दिस इज ऑन द लोएस्ट वर्किंग UNHCR की दुनिया में। आप देख लें पर रेफ्यूजी जो है, जर्मनी कहता है जी $20,000 लगते हैं, तुर्की कहता है 4, तो हमने $2,000 पर ईयर पे जो कॉस्ट करता है आपकी स्टेट को, तो इतना बोझ भी आप बर्दाश्त करें। तो ऑल टोल्ड आई थिंक एक तो पर्सपेक्टिव, फिर ये सोशल मीडिया पे कैंपेन चल रही है जी कि बड़ा जुल्म और ऐसी कोई चीज नहीं है, दे हैव टू गो बैक। और बाकी वॉर ऑन टेरर इंशाल्लाह लड़ेंगे, 20 साल लड़ी है, बर्दाश्त भी करेंगे और जड़ से उखाड़ेंगे। बर्दाश्त भी की है, जड़ से भी उखाड़ेंगे, 20 साल हम लड़े भी हैं। तो अब मौजूदा सूरत हाल कुछ बेहतरी के इम्कानात रोशन होने चाहिए। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन खान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत के हवाले से बात करते हैं। पाकिस्तानी सियासत में उरूज व ज़वाल की दास्तानें सभी को मालूम हैं। इस्तेहकाम की तरफ गामज़न होने का इशारा जो था वो इलेक्शन ने दिया। अब इलेक्शन के बाद लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा अभी से करना शुरू कर गए। अभी इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान ना हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने करना शुरू कर दिया। अभी इलेक्शन की तारीख आई कि नून लीग ने कहना शुरू कर दिया कि हमें तो कभी लेवल प्लेइंग फील्ड मिली ही नहीं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से अभी जो बातें की जा रही हैं, क्या ये ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए, ख़दशात को समझते हुए ये सिर्फ़ एक नैरेटिव बनाने के लिए की जा रही हैं, या फिर आने वाले दिनों में यही जो लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा कर रहे हैं ये इत्तेहादी बन जाएंगे और इनको तमाम लेवल प्लेइंग फील्ड दिखाई देना शुरू हो जाएगी? इसी पर बात करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब ने हमें ज्वाइन किया। राना एहसान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना एहसान साहब, अभी मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आपकी जमात के ऊपर निगरां हुकूमत के साथ गठजोड़ का इल्ज़ाम लगाया गया। ये पीपल्स पार्टी ने लगाया। पीपल्स पार्टी को क्या मंजरनामा दिखाई दे रहा है, या आप क्या इकदामात उठा रहे हैं कि उनको इस हद तक तहफ़्फ़ुज़ात हो रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पीपल्स पार्टी का हमारे साथ मुकाबला है और पीपल्स पार्टी जो आने वाले इलेक्शंस हैं उसके अंदर उसकी कोशिश थी कि पंजाब के अंदर वो कोई ज़्यादा पेनिट्रेशन कर पाए और वहाँ कुछ सीटें निकाल पाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। IPP बन गई, कुछ उनका ख्याल था कि शायद PTI से जो लोग हैं वो उनकी तरफ नामजद होंगे, वो भी नहीं हुआ। नहीं, राना एहसान साहब, कथा कलामी के लिए माजरत चाहता हूँ, PP का पंजाब में आपसे मुकाबला है या आपका मुकाबला PTI से? मैं वही कह रहा हूँ जी कि पीपल्स पार्टी का मसला ये है कि पंजाब में उसको कोई पज़राई नहीं मिल रही, उनका पैर रखने को जगह नहीं मिल रही। तो ये क्योंकि हमारे मद्दे मुकाबिल हैं, तो अब हमें जो है ये इल्ज़ामात की बौछार कर रहे हैं। देखें उनके क्या इल्ज़ामात। नंबर 1 वो कहते हैं कि एक फर्द के लिए इलेक्शन को ताख़ीर की, उसमें ताख़ीर की। तो उसका तो बड़ा सीधा सा जवाब है कि आपने जब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में सेंसस को नोटिफाई किया तो आप इलेक्शन की ताख़ीर की वजह बने, तो आज उस वजह को उसको आप भूल गए कि आपकी कोई जिम्मेदारी थी, आपने कोई उसमें हिस्सा डाला था। दूसरा वो कहते हैं कि जी कोई डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। मैं ऑन रिकॉर्ड आपको कहता हूं कि कोई डेवलपमेंट के काम नहीं हो रहे पंजाब के अंदर, किसी हमारे हलकों के अंदर कोई डेवलपमेंट के काम नहीं हो रहे, ये झूठा इल्जाम। नंबर 3 वो कहते हैं कि मियाँ साहब को जो है उनकी अपीलें वो एक्सेप्ट हो गई, उनको बेल मिल गई। तो क्या वो चाहते हैं कि मियाँ साहब को हथकड़ी लगा के जेल में डाल दें? क्या जो 17-18 की नाइंसाफियां मियाँ नवाज शरीफ के साथ हुई, पनामा में उनका नाम नहीं था, इकामा पे निकाल दिया गया, मैं उसकी डिटेल सब जानते हैं कि किस तरह उनको पॉलिटिकली टारगेट किया गया। तो अगर आज इंसाफ के तकाजे पूरे हो रहे हैं तो क्या उनकी ख्वाहिश ये है कि मियाँ साहब को दोबारा जेल में डाल दिया जाए? तो फिर इसको भी हम रद्द करते हैं।
बाकी देखिए, ये लेवल प्लेइंग फील्ड का फर्ज है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का और केयर टेकर का। अगर पीपल्स पार्टी को कोई उनके पास शवायद है या कोई उनको कोई मसला है तो वो दरवाजा खटखटाए ईसीपी के अंदर, वो दरवाजा खटखटाए अदालतों का। मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने आज की डेट तक कोई दरखास्त जमा कराई है इन मामलात के ऊपर, तो जिससे जाहिर ये होता है कि ये महज प्रोपोगेंडा है, सियासी बयानबाजी है। इलेक्शन के अंदर उनके पास ये बयानियां है और ये बयानियां सेल्फ डिफीटिंग बयानियां हैं जिसके अंदर वो अपने आप को खुद कमजोर जाहिर। अच्छा राना साहब, ये तो होगी, ये तो बताएं, चलें आपने अपना मुकाबला आपका किसके साथ होता है पंजाब में, किसके साथ नहीं होता। ये 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो सामने आ जाएगा, उसमें किसके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा ये नज़र आ जाएगा। ये तो दें तरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान, क्या आपका उनके साथ कोई मुआहदा तय पा गया है कि उनके तगड़े उम्मीदवारों के मुकाबले में आपके उम्मीदवार खड़े नहीं होंगे, और अगर खड़े भी होंगे तो बराए नाम खड़े होंगे? कोई ऐसा मुआहदा तय पाया? सुनने में बड़ी तेज़ी से आ रही है चीज़ें। देखिए, बराए नाम तो कोई भी नहीं खड़ा होता। जिसने इलेक्शन पे खड़ा होना है उसने मुकाबला करना है, उसने अखराजात उसके अंदर होते हैं ठीक ठाक। तो अभी तक कोई ऐसी कोई चीज नहीं हुई, और अगर होगी तो वो उसका बिल्कुल अवाम के सामने वो कोई अलायंस या सीट एडजस्टमेंट सामने आ जाएगी। लेकिन अब तक जितनी मुझे नॉलेज है कि कोई ऐसा हमारे साथ ना उनकी कोई अलायंस है ना कोई सीट एडजस्टमेंट के ऊपर अभी कोई बात। अच्छा राना एहसान साहब, क्या आपकी पार्टी को इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड दिखाई दे रही है? देखिए, हम तो समझते हैं कि जो नाइंसाफियां मियां साहब के साथ हुई वो तो अभी भी मौजूद है, अभी भी उनकी सजाएं मौतल नहीं हुई। बाकी देखें, हमें ना कोई बेनिफिट मिला है। नहीं, अगर सजाओं की बात करनी है तो सर वो तो अदालतों में केसेस है ना, वैसे तो खान साहब के भी केसेस हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप ईसीपी की तरफ से देखें, मौजूदा हकायक में देखें, जमीनी हकायक में देखें, तो तब आपको लगता है कि आपके लिए कोई जगह तंग है? नहीं, अभी तक तो कोई ना इलेक्शन का स्केड्यूल आया है और ना उस तरीके से इलेक्शन की कैंपेन लॉन्च हुई है। तो मैं नहीं समझता कि अभी कोई हमें कोई मसाइल का सामना है, या उस लिहाज से तो मैं समझता हूँ ना पीपल्स पार्टी को किसी मसाइल का सामना है ईसीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ना पीटीआई को किसी मसाइल का सामना है। नहीं, ये बात ना करें, ये बात ना करें। क्या आपने अभी बात की है कि ना पीटीआई को, तो आप समझते हैं कि पीटीआई को किसी जगह जलसा करने की इजाजत है? देखें, बिल्कुल, ये तो लोकल इंतजामिया से उन्होंने इजाजत लेनी है और उन्होंने जलसा करना है। लेकिन जो एलिमेंट्स 9 मई के अंदर शामिल है, या जो एलिमेंट्स जो है जिन्होंने उनको तो पकड़े ना, उनको तो पकड़े राना साहब, उनकी बात नहीं हम कह रहे। जो शामिल हैं उनको गिरफ्तार करें, उनको सजा दे, इस पे कोई दूसरा कंप्रोमाइज नहीं है। जो नहीं शामिल हैं उनको जलसा तो करने दें। मैं भी इस चीज का हामी हूँ जी, जो इसको के अंदर नहीं शामिल उनको जलसे की इजाजत होनी चाहिए। अच्छा राना साहब, अगर देखा जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपके इत्तेहाद के इम्कानात हैं? देखिए, मुझे तो मुश्किल लगता है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो है वो बिलावल साहब को कहती है कि वजारत उज़्मा के वो कैंडिडेट हैं, और पीएमएलएन का दावा ये है कि मियां नवाज शरीफ इंशाल्लाह चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म होंगे। तो मुझे तो यही लगता है कि हमारा मुकाबला पंजाब में भी होगा और सिंध में भी होगा, और बाकी सूबों में भी होगा। तो हमारा कंपटीशन है। तो राना साहब, आपके पास सिंध में है क्या? ये जरा थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं। आपने कहा ना सिंध में भी मुकाबला होगा। सिंध में तो एक पिछले इलेक्शन में एक नशिस्त भी नहीं थी आपके पास, तो आप कौन सा ऐसा जादू की छड़ी आ गई है कि आपके पास सिंध में एक अच्छी खासी नशिस्तें होंगे? देखिए, सिंध के अंदर कराची में एक अच्छा वोट बैंक पीएमएलएन जो है वो रखती है, और वहाँ हम लोग बिल्कुल अलायंसेस का या सीट एडजस्टमेंट का भी सोच रहे हैं। तो सिंध में अगर हम मेजॉरिटी ना ले पाए तो हम जरूर एक अच्छा नंबर जो है वो प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली का सीट्स का जरूर लेंगे। इसके ऊपर हमारी पार्टी स्ट्रेटजी बना रही है, और मुमकिन तौर पे अगर सीट एडजस्टमेंट करनी पड़ी कुछ जमातों के साथ तो उसके ऊपर भी जो है वो मुशावरत चले। वो सीट एडजस्टमेंट जितनी भी होगी वो पीपी के खिलाफ होगी? मैंने तो आपको बताया कि हमारा मुकाबला पीपल्स पार्टी के साथ है।
अच्छा राना एहसान साहब, आप क्या समझते हैं? आईपीपी ने जलसा किया, उन्होंने अपना एक मंशूर दिया, मंशूर के मुताबिक 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जानी है, मंशूर के मुताबिक पेट्रोल आधी कीमत पे फराहम किया जाना है मोटरसाइकिल वालों को, मंशूर के मुताबिक जो अद्वियात हैं वो फ्री दस्तयाब होंगी। आप लोग अभी हुकूमत से निकले हैं, आपको ख़जाने के हाल का भी पता है, आपको आने वाले दिनों में पूरी स्ट्रेटजी का भी पता है। आप समझते हैं कि अगर ऐसी कोई हुकूमत आए जिसका ये मंशूर हो तो ख़जाना उसका मुतहम्मिल हो सकता है? और दूसरा ये कि आईपीपी के इस मंशूर के मद्दे मुकाबिल आपका क्या होगा? देखें, मैं क्योंकि थोड़ा बहुत मीशत को जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि ये अब लॉलीपॉप्स और झूठे ख्वाब दिखाने का वक्त नहीं। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के अंदर ऐसी फिस्कल स्पेस मौजूद है कि कोई जमात पेट्रोल आधी कीमत पे ले आएगी, क्या कोई जमात जो है वो बिजली मुफ्त देना शुरू कर देगी। मैं समझता हूँ कि ऐसे दावे कर करके और फिर एक प्रेशर में आके इस तरह के फैसले किए जाते हैं कि देखें, मैं आपको इसकी बॉटम लाइन बता दूं कि कर्जे के ऊपर अगर आप और कर्जा लेके रिलीफ देंगे तो आप अवाम को, क्योंकि अवाम को ही बाद में वो पैसे कर्जा वापस करना पड़ता है, तो वो सूद समेत अवाम ही वापस करेगी, यानी कि दुगनी कीमत अवाम चुके। हुकूमतें अपने पास से तो हुकूमत के पैसे नहीं होते, टैक्सों के पैसे होते हैं, तो वो अवाम से इकट्ठे होते हैं। तो अगर आप कर्जे के ऊपर रिलीफ देंगे तो फिर तो अवाम को सूद समेत वापस करना पड़ेगा। जहां तक हमारे मंशूर की बात, देखिए जहां तक मुझे समझ है मीशत की, मैं तो समझता हूं कि अगले 1-2 साल मुश्किल हैं। आपको फिस्कल डिसिप्लिन के अंदर रहना होगा, आपको मुमकिना तौर पे एक और IMF का मुआहदा करना होगा जो कि 3 साल पे मबनी होगा, जिसको एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कहते हैं। और आपको कोशिश करनी होगी, जो कामयाब हुकूमत वो होगी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ला सके ताकि कोई थोड़ा सा आपकी डॉलर की पोजीशन बेहतर हो। बाकी आप IMF के मुआहदे के अंदर रहेंगे तो दुनिया से आप डॉलर इकट्ठा कर सकेंगे। उस टाइम फ्रेम के अंदर एक कामयाब हुकूमत वो होगी जो ट्रेड इम्बैलेंस को, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गैप है, उसको कम तरीन करे। और वो कैसे कम होगा? या वो आप ज़राअत की इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, या आप IT, आप एक्सपोर्ट्स या टूरिज्म को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए सिक्योरिटी का एक चैलेंज। तो ये वो मसाइल होंगे अगले 2-3 सालों के अंदर जो अगला टेन्योर है, जो हुकूमतों को फेस करने होंगे। तो मैं नहीं समझता बड़ा आसान रास्ता है, बड़े मुश्किल रास्ते हैं। राना साहब इसका मतलब है, राना साहब इसका मतलब है कि अगर आपकी हुकूमत भी आ गई, जो आप बकौल मुस्लिम लीग नून के अगला वज़ीर आज़म उनका होगा, अगर आपकी हुकूमत भी आ गई तो रिलीफ अभी अवाम का कोई नहीं मिलने वाला। देखें, मैं आपको रिलीफ मिल सकता है। रिलीफ का रास्ता क्या होगा? देखें, अभी रुपया स्ट्रेंथन हुआ 285 पे, अब वापस रुपए में थोड़ी बहुत कमजोरी आ रही है, लेकिन फिर भी रुपया स्ट्रेंथन हुआ। वो किस तरह स्ट्रेंथन हुआ? आपने IMF के मुआहदे को फुलफिल किया तो वो आपका एक्सचेंज रेट में बेहतरी है। अगर मिसाल के तौर पे हम लोग जाते हुए रिलीफ दे देते, बिजली सस्ती कर देते, पेट्रोल सस्ता कर देते, तो हम IMF के मुआहदे को रद्द कर देते, और IMF का मुआहदा अगर रद्द हो जाता तो आज हम डिफॉल्ट की बातें करते। तो रिलीफ आपको देखें, या तो आप राना साहब बुनियादी तौर पे ये वही सवाल है। आप ये कहते हैं कि IPP झूठे ख्वाब न दिखाए। मियाँ साहब अपने जलसों में तकाबुली जायज़ा बयान करते हैं 2017 का और 2022-23 का, लेकिन मियाँ साहब क्या अपने जलसों में खड़े होकर ये बात करेंगे कि ये रेट फिर से नहीं हो सकता? क्या मियाँ साहब ये बात करेंगे कि पेट्रोल का रेट वो नहीं हो सकता? क्या मियाँ साहब ये बात करेंगे कि हमें इलेक्शन जीत के फिर IMF के पास ही जाना पड़ेगा? अगर तो आप ये हकाइक बता के अपना मंशूर बताएंगे, नैरेटिव बनाएंगे, फिर तो वेल एंड गुड, हकाइक बता के आपने आवाम को धोखे में नहीं रखा। लेकिन अगर आपके पास भी वही बातें होंगी तो फिर आपका और IPP के मंशूर में फ़र्क क्या होगा? नहीं, देखें, अगर आपने ये बातें करनी है, हमने ये बातें नहीं की। मियाँ साहब वाहिद वजीर आजम है पाकिस्तान के, साबका वजीर आजम, जिन्होंने IMF का प्रोग्राम मुकम्मल किया, 3 साला प्रोग्राम। तो मियाँ साहब को आगे के मसाइल का बखूबी पता है और उनको ये भी पता है कि इसको निकालना कैसे। देखिए, अगर आपने दावे ही करने तो फिर आप पेट्रोल आधा क्यों कर देते हैं, उसको 25% कर दें। और अगर आपने दावे ही करने हैं फिर आप बिजली वैसे ही मुफ्त कर दें सब लोगों के लिए। दावे ही करने हैं ना, तो ये चीजें मुमकिन नहीं है। जो चीज मुमकिन है वो मैंने आपको बता दी, और बेहतरी आ जाएगी। 1 से 2 साल अगर आप एक फिस्कल डिसिप्लिन के ऊपर आते हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को आप जो है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं, आप टैक्स रिफॉर्म्स लेके आते हैं,
तो मैं समझता हूं इस मुल्क में इतना पोटेंशियल है कि आप पहले 2 सालों के अंदर मुल्क की सिमत अगर ठीक कर दें तो 2 सालों के अंदर आपको रिजल्ट आना चाहिए, ये मेरा यकीन है। मैं अगर राना साहब मियां साहब के पास फार्मूला है जो आप कह रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा और वो आवाम को रिलीफ भी दे देंगे। उनके सके भाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहे हैं 1.5 साल, बल्कि 16 माह हुकूमत रही है। वो फार्मूला उन्होंने अपने सके भाई को क्यों नहीं दिया ताकि कुछ तो बेहतरी आ जाती? देखिए ना, मैं यही तो मैं आपको कह रहा हूं कि जो हमने IMF का मुआहदा बहाल किया, जो हमने मुश्किल फैसले किए, उसके समरात क्या थे? उसके समरात ये थे कि एक तो मुल्क डिफॉल्ट से बचा, दूसरा समर क्या था कि आज आपका जो एक्सचेंज रेट बेहतर हुआ है वो मुमकिन हो सकता। मैंने आपको बताया कि अगर हम इस मुआहदे को बहाल ना करें, हम IMF के मुआहदा किए बगैर फील गुड फैक्टर हम भी दे सकते थे कि बिजली सस्ती कर दो, पेट्रोल सस्ता कर दो और IMF के मुआहदे को रद्द कर दो और आर्जी तौर पे लोगों को महसूस कराओ कि हमने उनको रिलीफ दे दी। लेकिन उससे होना ये था कि आज हम फिर से डिफॉल्ट की बातें कर रहे हैं। तो रास्ता कठिन है लेकिन रास्ता मुमकिन है। इस रास्ते पे PMLN पहले भी चल चुके। इस मुल्क में पोटेंशियल है, बेहद पोटेंशियल है। आपने सिमत सही देनी है और इस मुल्क को आगे लेके चलना है। इंशाल्लाह 2-3 सालों में लोगों को महसूस हो जाएगा कि हम इस दलदल से बाहर। अच्छा राना एहसान साहब, बुनियादी तौर पे आवाम जब 60 रुपए का यूनिट, 70 रुपए का यूनिट पे करती है तो उसे गुस्सा इसलिए भी ज़्यादा आता है कि हुक्मरानों के शाहाना अंदाज होते हैं। क्या किफ़ायत शारी की मुहिम चलाई जाएगी? क्या कैबिनेट का साइज़ कम रखा जाएगा? क्योंकि दावे तो बहुत किए जाते हैं। अगर तो दावों की बात कर रही हैं तो आप दावे ये भी कर सकते हैं 15 वज़रा होंगे, आप दावा ये भी कर सकते हैं किफ़ायत शारी होगी, प्रोटोकॉल नहीं होगा, लेकिन उस पर अमल नहीं होता। हकायक और होते हैं, दावे और होते हैं। तो ये ख्याली पुलाव से हट के कुछ देखने को मिलेगा? देखिए, मैं समझता हूं कि अगर अब चेंज नहीं आए, अगर अब हमें एहसास नहीं होगा कि मुल्क किन हालात से गुजर रहा है, अगर हुकूमत का कट साइज नहीं होगा, अगर हम ये फैसले नहीं करेंगे, तो फिर मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के पास जो है वो स्पेस मौजूद है कि हम इस मसाइल को, इस ब्रिज का जो है वो क्रॉस कर सकें। मैं समझता हूं फिर पाकिस्तान और मजीद मुश्किल में फंस जाएगा। तो जो आप बातें कर रहे हैं, मैं आपके ही प्लेटफॉर्म से मैं कहता हूं कि हमें भी ये करने, अगर हमें मिला इक़्तिदार तो हमें ये करना होगा, हमें ये सारी चीजें करके दिखानी होंगी, क्योंकि अब हमारे पास गलतियों की और गुंजाइश नहीं। तो मैं समझता हूं कि हमारी जमात इसी लाइन पे चलेगी और कोई रास्ता नहीं। जी। अच्छा राना साहब, मियां साहब कब से जलसे जलूसों के लिए निकल रहे हैं बाहर? एक जलसे के बाद तो बिल्कुल खामोशी हो गई है। मियां साहब ने 4 सूबों में जलसे करने थे, विजिट करने थे, कब से शुरू होने लगे? देखिए, 10 तारीख जो है वो इस महीने की, नवंबर जो है 10 तारीख को आखिरी दिन है कि पार्टी टिकट्स की एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करा सकें। 11 तारीख को हमारा जनरल काउंसिल का इजलास है। मैं समझता हूं कि उसके बाद हमारे इंटरव्यू का मामला जो है टिकटों का वो शुरू हो जाएगा। वो गालिबन 1 से 2 हफ्तों के अंदर मुकम्मल हो जाएगा, यानी कि 20-25 नवंबर तक। उसके बाद मैं समझता हूं कि, और उससे पहले शायद एक स्केड्यूल आ जाए जलसों का, लेकिन मुझे लगता है कि उसके फौरी बाद जो है एक मुकम्मल तौर पे इलेक्शन की मुहिम PMLN लॉन्च कर देगा। ये 20-25 नवंबर के दरमियान एक मुकम्मल मुहिम PMLN की लॉन्च हो जाएगी। तो तब तक उम्मीद है कि टिकटों के फैसले हो जाएंगे। चले, हम भी उम्मीद करते हैं कि ऐसी ही बातें हों जो आपने कहीं, लेकिन अगर आपकी हुकूमत बन गई और ये हकायक देखने को ना मिले तो ये भी उम्मीद करते हैं कि आप हमारे ही प्रोग्राम में अपनी ही हुकूमत के ऊपर तनकीद करेंगे। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।